हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, क्लास 9 का जो मैथमेटिक्स है वो फर्स्ट चैप्टर उसका ऑलरेडी आप लोग को करा दिया गया है, वो हो चुका है। अब हम शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट्स इस वीडियोस में चैप्टर 2 दैट इज अ पॉलिनोमियल्स। ओके, चैप्टर 2 क्या है आपका? पॉलिनोमियल से आप लोग इससे फैमिलियर भी हैं। थोड़ा सा हम इसलिए बेसिक कंसेप्ट पहले लेते हैं कि आपने फर्स्ट चैप्टर में स्टूडेंट्स पढ़ा था 5 या फिर -5। उसी तरह से आपने और कई सारे नंबर्स को पढ़े थे, जैसे कि p/q के रूप में आपने पढ़ा था। पाई के बारे में मैंने आपको बैक क्लासेस में बताया था। तो ये सारे जो नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स क्या हैं? ऑलरेडी नंबर्स बोल रहे हैं तो नंबर्स ही हैं, लेकिन ये कैसे नंबर्स हैं स्टूडेंट्स? ये जो नंबर हैं ये नंबर्स कहलाते हैं कांस्टेंट नंबर। ये बेसिक कंसेप्ट आपको चैप्टर 1 में ही मैंने आपको दे दिया था स्टूडेंट्स। तो ये कांस्टेंट क्यों कहला रहे हैं स्टूडेंट्स? ये कांस्टेंट इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि ये जो है नंबर आपका 0, 5 या फिर -5 या फिर 3/7 या फिर पाई, ये सब चेंज नहीं हो सकते। यानी अगर ये 0 है या फिर ये 5 है या फिर -5 है एक्सेट्रा, तो ये चेंज नहीं हो सकते। ये जितने हैं वो उतने ही हैं, यानी ये कांस्टेंट है। इस वजह से इसे कांस्टेंट कहा जाता है स्टूडेंट्स। ओके, तो अगर आप चाहो तो इसे डिफाइन भी कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। कांस्टेंट को ए सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ, बोलो, कांस्टेंट। फिर से मैं आपको एक बार बोल देता हूं, ऐसा आप यहां देख भी सकते हो। ए सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, यानी कहने का क्या मतलब है, फिर से आप ध्यान रखें। ए सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी ये जो आपका वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू कहला गया, ये फिक्स्ड रहता है, इसी वजह से इसे तो हम कांस्टेंट कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब हम थोड़ा और हम इसमें डीपली जाएंगे और हम बात करेंगे सरकमफेरेंस की। तो सरकमफेरेंस किस चीज का होता है? यानी कि वृत्त की परिधि। तो सीधी सी बात है कि ये आपको वृत्त का यानी कि सर्कल का होता है। कितना होता है? तो 2πr। ओके स्टूडेंट्स, तो मान लेते हैं कि हमें 3 आकृति दी गई है, 3 शेप है। C1 लेते हैं पहला, और इसकी जो त्रिज्या है यानी जो रेडियस है r, ये 1 सेंटीमीटर दिया गया है। इसी तरह से एक और हमें आकृति दी गई है जिसकी जो त्रिज्या यानी कि जो r है वो 2 सेंटीमीटर है। एक और ले लेते हैं थोड़ा इससे बड़ा, ये मान रखते हैं कि ये आपको 3 सेंटीमीटर है। ओके, तो इसका हमें अगर सरकमफेरेंस को मालूम करना है तो हम कैसे मालूम करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr। तो 2π इंटू r हमारा कितना दिया गया? 1 सेंटीमीटर। ओके, इज इक्वल टू 2π, यही आ जाएगा ऑफ कोर्स। उसी तरह से अगर हम C1 का निकालें, C2 का, तो 2π इंटू कितना है? r की जगह पे 2 सेंटीमीटर, या फिर हम सिर्फ 2 लिख सकते हैं, सेंटीमीटर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इज इक्वल टू 2 2 जा 4π। इसी तरह से C3 की अगर हम बात करें तो 2π, ये 2π इंटू r कितना है हमारा? 3 इज इक्वल टू 3 2 जा 6π। स्टूडेंट, यहां पे आपको कुछ स्पेशल चीजें नहीं नजर आ रही हैं? दैट मीन कुछ चीजें आपको होंगी जो कि आपको लग रहा होगा कि यार ये जो है कॉमन है, और कुछ चीजें कॉमन नहीं हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूं स्टूडेंट्स कि अगर हम इस चीज को देखें, यहां 2π, देखो 2π C1 में भी है और C2 में भी है। तो जो फिक्स होता है उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। मतलब कि ये हमारा कांस्टेंट है ये सब। लेकिन इसी की जगह पे स्टूडेंट्स अगर हम इस रॉ को देखें तो एक जगह तो हमें आया 2π, फिर आया 4π, फिर आया 6π, यानी ग्रेजुअल इसमें चेंजेस आते जा रहा है। मतलब ये फिक्स नहीं है। तो जो फिक्स नहीं होता है स्टूडेंट्स वो कहलाता है वेरिएबल।
ओके स्टूडेंट्स, फिर से आप इसको समझें, जो चीजें फिक्स है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी फिक्स होती है, वो तो ऑफ कोर्स कांस्टेंट कहलाता है, और ऐसे ही जो फिक्स नहीं होता है वो वेरिएबल्स कहलाता है। तो इस तरह से आप वेरिएबल को भी स्टूडेंट्स आसानी के साथ आप डिफाइन कर सकते हो। आप ऐसा बोल सकते हो कि ए सिंबल which may be assigned different numerical value is known as a variable. ओके स्टूडेंट, फिर से आप सुन ले, a symbol which may be assigned different numerical value is known as a variable. ओके स्टूडेंट्स, अब इस वेरिएबल को अगर चाहो तो थोड़ा डिफरेंट तरह से भी आप समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसी चीज को आप ऐसे भी ले सकते हो। पहले मैं थोड़ा सा इसको मैं फेयर कर लूं ताकि यहां पे मैं और चीज भी लिख सकूं। जैसे कि मान रखो कि मैं पहले एक ग्राफ के थ्रू मैं कोशिश करता हूं स्टूडेंट्स आपको समझाने का। सपोज दैट, मान रखो कि ये कोई बॉय है और ये जस्ट गर्ल है। तो बॉयज ने गर्ल से पूछा कि आपका एज कितना है। एक मैं आपको एक सिचुएशन क्रिएट करा रहा हूं जनरल लाइफ से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये गर्ल ने कहा कि आई एम 2 years ओल्डर दैन यू, यानी मैं तुम्हारा जितना एज है उससे मैं 2 साल ओल्डर यानी कि कम हूं। ओके, तो मान रखते हैं कि अगर बॉयज को अगर हम मैथमेटिकल अगर मान लें ए, तो इस तरह से और गर्ल को मान लेते हैं बी। तो गर्ल ने क्या कहा था कि मैं तुम्हारे एज से के बराबर से 2 साल कम हूं, मतलब कि a इज इक्वल टू बी प्लस 2, ऐसा हम ले सकते हैं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा हमारा ये, अगर सपोज दैट मान रखो कि अगर हम इस तरह से अगर इसको लेते हैं तो a इज इक्वल टू बी प्लस 2, यहां पे अगर देखा जाए तो a और b ये हमारे वेरिएबल्स हो जाएंगे और 2 जो है ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपको लग रहा हो कि अरे ये कैसे, वो आपको मैं बताता हूं। देखो, मान रखो कि अगर बॉयज का यानी ए का एज अगर 20 है तो ऑफ कोर्स गर्ल यानी कि बी का एज जो है वो हो जाएगा 18, यानी कि यहां पे हमें 2 का डिफरेंट। उसी तरह से मान रखो कि अगर दूसरे सिचुएशन में अगर a इज इक्वल टू, अगर यानी जो बॉयज का एज है वो अगर 18 है तो ऑफ कोर्स गर्ल का यानी कि b का जो एज होगा वो आ जाएगा आपको 16। यहां पर भी हमारा 2 आया। तो अगर आप यहां इसमें देखो और इसको देखो, ये क्या हो रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो अंतराल है, जो डिफरेंसेस है, ये 2, ये हमारा फिक्स है। इस वजह से मैंने इसको कहा कांस्टेंट और इसको मैंने कहा वेरिएबल। ओके, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आप वेरिएबल और कांस्टेंट को अच्छा से समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आप बता सकते हो कुछ और भी ऐसे वेरिएबल्स? पहले मैं आपको छोटा सा एक और मैं एक्सप्रेशन देके और अच्छा से इसको मैं समझा देता हूं एग्जैक्टली। जैसे फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा स्टूडेंट्स। ओके, जैसे मान रखो कि हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, मान रखो कैसे है 2x प्लस 3y है ना इज इक्वल टू 6, सपोज दैट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे भी प्लस है, प्लस 6, ऐसे भी हो सकता है। तो अगर इसमें देखा जाए तो 2, 3 और 6 ये जो हैं क्या कहलाएंगे, आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट हो जाएंगे। लेकिन x और y ये जो हैं वेरिएबल हो जाएंगे ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स। यानी जो न्यूमेरिकल नंबर होता है वो हमारा कांस्टेंट हो जाता है, और जो इंग्लिश लेटर से जिसको डिनोट करते हैं जनरली, वो आपका वेरिएबल्स हो जाता है। ठीक है, एक समझने के आइडिया से बस आपको बताए हैं। तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट आप समझ ही गए होंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या है। तो अब आप हमें बताएं कुछ एग्जांपल्स जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट्स के हो सकते हैं। हाँ बताइए, तो कुछ एग्जांपल आप।
एक्स चलिए मान लेते हैं, वाई, एक्स वाई, जेड, ठीक है बहुत अच्छे, जेड 2y, 2y, ओके, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, 9x वाई स्क्वायर, 9x वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, 1/2x, 1/2x, 2x, और भी बताना है, काफ़ी है इतना, चलिए ठीक है जितना भी आपने बताया है, थैंक यू, सारा ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए ऑफ कोर्स वेरिएबल्स के, सही बात है, बिल्कुल सही है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो वेरिएबल्स हैं, इस वेरिएबल से कुछ चीज़ें आपको मैं दे रहा हूं, जैसे कि मान रखो इसी चीज़ में से आपको पिछले चैप्टर में मैंने बताया था, जैसे मैं लिख दूं x प्लस वाई, यानी इसको मैं प्लस के साथ मिला दूं, ठीक है, और या फिर पहले इतना ही कि हम बात कर लेते हैं x प्लस वाई। तो x प्लस वाई आपका क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? x प्लस वाई, जल्दी बताएं। अगर इसको हम प्लस के साथ अगर हमने ऐड कर दिया है तो ये क्या कहलाएगा? x प्लस वाई, x प्लस वाई। देखो स्टूडेंट, ये जो x प्लस वाई है, ये x प्लस वाई आपका एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है, एक्सप्रेशन। अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को मैं कुछ ऐसे लिख दूं और इसमें से मैं और भी नंबर्स को ले लूं कुछ इस तरह से, इस ऑर्डर में कि x प्लस वाई 5 प्लस 2x माइनस 9x स्क्वायर वाई प्लस 1/2। अगर हम इस तरह से ले लेते हैं, यानी इसमें से कई सारे नंबर्स को हम इस ऑर्डर में अगर हम सजा देते हैं, तो अब ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? बताएं, ये क्या कहलाएगा? देखो, ऑफ कोर्स ये भी आपको एक्सप्रेशन ही कहलाएगा। क्यों? वो आपको तुरंत पता चल जाएगा स्टूडेंट्स। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं, ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं, इसको हम पढ़ते कहां हैं? चलो मैं हिंट देता हूं, आपने क्लास 8 में भी इस चीज को पढ़ा है स्टूडेंट्स। तो सोचे कि जरा ये एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये किस चीज में इस एक्सप्रेशन को हम पढ़ रहे हैं वो हमें जानना जरूरी है, क्योंकि उसके बेसिस पे हम ढेर सारे जो आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसके ही अंतर्गत वो आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फटक से बताएं, आपको 5 सेकेंड का समय दे रहा हूं। बता सकते हैं? आप में से कोई? देखो, अभी याद आ जाएगा आप लोग को। ये आपने कहां पढ़ा था? क्लास 8 का मैं कह रहा हूं, तो इस तरह की चीजें ऑफ कोर्स आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने पढ़ा है, अब याद आ गया होगा आपको। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरह की चीजें आपने पढ़ा है कि वेरिएबल, कांस्टेंट, इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस एटसेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट डू यू मीन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आखिर है क्या? इसे हम कैसे डिफाइन करें? चलो ये तो आपको पता चल गया किस तरह की चीज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे एग्जैक्टली? ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको कुछ ऐसा समझो। देखो, अभी मैं पहले आपको बेसिक में समझा दूं। ये सारे चीजें आपको जो दी गई है, जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया, ये कैसा एक्सप्रेशन है? देखो, ये आपको प्लस से ऐड है, जुड़ा हुआ है, फिर यहां प्लस से, और यहां देखो 2x का क्या सेंस है? 2 into x, यानी कि मल्टीप्लीकेशन से, उसी तरह से सबट्रैक्शन से, एडिशन से, 1/2 यानी कि डिवाइड से। यानी आप कह सकते हो कि ऐसा एक्सप्रेशन जो प्लस, माइनस एंड डिवीजन जैसे ऑपरेशंस के साथ एक क्रम में, एक ऑर्डर में सजे होते हैं, वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं ऑफ कोर्स। ओके स्टूडेंट, तो आप इसे एग्जैक्टली डिफाइन भी कर सकते हो कुछ इस प्रकार से: ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल connected by some or all of the operations plus, minus and multiplication and further divide is known as a algebraic expression. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हो। आप देख सकते हो, फिर से मैं एक बार बोल देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम ऑफ द ऑल ऑफ द ऑपरेशंस प्लस, माइनस
मल्टीप्लिकेशन डिवाइड इज नोन एज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे तो आपको मैंने पहले ही बता दिया किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस ये सारी चीज़ें, तो क्लियर है, ये डिफिनेशन आपको पक्का क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कुछ हम सम बेसिक इंफॉर्मेशंस को भी ले लेते हैं ताकि चीज़ें हमारी और अच्छे से क्लियर हो जाएं। ओके स्टूडेंट्स, सम बेसिक concept of algebraic expression। ओके, तो इसमें अब हम लोग बिल्कुल बेसिक चीजें जानेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट्स यहां बता दूं कि मान रखो कि जैसे मैंने लिखा x+4, मैंने आपको अभी बताया भी हालांकि x+4, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ऑफ कोर्स ये आपका एक्सप्रेशन कहलाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर SSION करके भी लिख सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होता है कि आप SSION रखें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की तरह। ओके, अगर इसी में मैं अगर x+4 तो ऐसे ही रहने दूं, इज इक्वल टू मैं 6 कर दूं, या फिर आप दूसरा कोई नंबर ले सकते हैं, 2x भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप 4x भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप 8 कुछ भी कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये अब हमारा कहलाएगा स्टूडेंट्स इक्वेशन। ओके, EQUATION, इक्वेशन। कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर हम x+4 लिख रहे हैं तो ये आपका एक्सप्रेशन कहलाएगा, लेकिन इसी एक्सप्रेशन में जब हम इज इक्वल टू जैसी चीजें दे देते हैं, इसको हम ऐड कर देते हैं, तब ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाता है इक्वेशन में। इसी तरह के आप और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो। तो ये स्टूडेंट्स आपका मान रखते हैं कि ये मैंने आपको एक एक्सप्रेशन लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशंस में अगर मैं बात करूं कि वेरिएबल्स कौन हैं, पहले मैं कांस्टेंट की बात कर लेता हूं। कांस्टेंट तो आप समझ गए होंगे, 5, 2 और 6 ये कांस्टेंट होंगे। इसी तरह से अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं, वेरिएबल तो वेरिएबल हो जाएंगे x, y, ये दोनों हो जाएंगे। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं स्टूडेंट्स बताएं। जैसे मैं अब बात करूं टर्म की, तो इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं? सोचिए ज़रा, टर्म्स कौन कौन से हैं इसमें? टर्म्स जल्दी बताएं। देखो स्टूडेंट्स, टर्म्स पहले होता है क्या, पहले ये समझो आप। जैसे ये मैंने आपको एक्सप्रेशन दिया, कोई भी एक्सप्रेशन जितने प्लस या फिर किसी दूसरे चिन्ह के साथ ऐड होते हैं उतने वहां टर्म बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस एक्सप्रेशंस में जो टर्म्स हैं, एक पहला टर्म्स तो हो जाएगा 5xy, ओके, और इसी तरह से दूसरा टर्म आपको हो जाएगा 2x, और अगर आप लेना चाहें तो 6 भी आपको एक टर्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट क्या होता है स्टूडेंट, जल्दी बताएं। कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट जल्दी बताएं। देखो, कोएफिशिएंट का मतलब होता है, कोएफिशिएंट मीन न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, तो कोएफिशिएंट के लिए यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है जल्दी देखो, या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू ना कहे कि बेहतर होगा कि आप इसको न्यूमेरिकल फैक्टर से डिनोट करें। तो यहां पे कौन से न्यूमेरिकल फैक्टर हैं जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। ऑफ कोर्स स्टूडेंट आप समझ गए हैं, जल्दी बताओ जल्दी। 5xy है तो 5xy में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर बात करें, ठीक है, थोड़ा दिमाग तो लगाए, 5xy, तो 5xy में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा? इसका 5 है ऑफ कोर्स, तो ये 5 जो है यही कहलाएगा कोएफिशिएंट।
इफिशिएंट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी तरह से अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, क्या इसमें और भी कोई चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, इसी तरह से कोएफिशिएंट के बाद अगर हम बात करें तो इसमें कुछ और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि फैक्टर। स्टूडेंट्स, फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा ताकि क्वेश्चंस आपका आसान हो जाए। फैक्टर, देखो फैक्टर्स के हेल्प से जो है वो टर्म्स बनते हैं। तो टर्म्स तो आप समझ गए हैं, जैसे मैं आपको कहूँ कि कई सारे लेटर्स मिलके वर्ड बनते हैं, उसी तरह से कई सारे फैक्टर मिलके टर्म्स बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और कई सारे टर्म्स मिलके एक्सप्रेशंस बनते हैं, एक्सप्रेशंस मिलकर ऑफ कोर्स इक्वेशन बनते हैं। तो बहरहाल आपको यहाँ पे फैक्टर का बताना है, तो मैंने कहा कि कई सारे टर्म्स मिलके फैक्टर्स का निर्माण करते हैं। तो अगर फैक्टर यहाँ पे देखा जाए तो मैंने टर्म की बात की है, तो टर्म्स आपके पास कौन कौन था? पहले देखो 5xy एक टर्म था, 5xy ये आपका एक टर्म था। तो 5xy में जितने भी टर्म्स हैं वो मैंने कहा कि वो कहलाएगा आपका फैक्टर। तो इसमें देखो 5xy में क्या है? सबसे पहले तो एक 5 है ना, उसी तरह से x और उसी तरह से फिर y। तो ये जो सारी चीज़ें हैं 5xy, एक एक अगर इसको हम अलग कर दें तो ये फैक्टर कहलाएगा। उसी तरह से 2x की अगर हम बात करें, 2x, तो 2x में क्या है? 2 एक फैक्टर होगा और x भी एक फैक्टर होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्या इसमें और भी कोई चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं? इसमें आप मोनोमियल, उसी तरह से बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को भी आप समझ सकते हो, ट्राइनोमियल। ओके, तो मोनोमियल का मतलब ही होता है, मोनोमियल मीन वन टर्म, यानी मोनोमियल का मतलब ही होता है वन टर्म। ओके, थोड़ा सा मैं दूसरा पीस में ले लूं, शायद आप लोग को सही से नज़र ना आ रहा हो। वन टर्म, तो वन टर्म के लिए क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? जैसे 5xy क्या है? ये वन टर्म है। टर्म क्या है वो तो मैंने आपको बताया ही है टर्म के बारे में। तो एक ये टर्म था, ये अलग अलग टर्म थे। बाइनोमियल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स टू टर्म्स, टू टर्म्स। तो दो टर्म्स जैसे कि 5xy ओके और 2x, ये आपको दो टर्म्स हो जाएंगे। ट्राइनोमियल्स की अगर बात करें तो आप समझ ही गए होंगे, यानी कि 3 टर्म, 3 टर्म्स, जैसे कि 5xy आपका यहाँ जो दिया गया है, 2x और 6, ये आपके तीनों हो जाएंगे ट्राइनोमियल। अगर इसमें और ज़्यादा रहता तो ये आपको हो जाता पॉलिनोमियल। देखो आपका चैप्टर का जो नाम है पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब ही होता है मैनी, तो इसमें और ज़्यादा टर्म्स अगर रहते तो इसके आगे हो जाता पॉलिनोमियल। तो आप पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है आपका, इसको आप मैनीनोमियल्स भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन पॉलिनोमियल्स का मतलब, पॉली का मतलब ही होता है बहुत सारे, यानी कि मैनी, तो मैनीनोमियल्स ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो अगर इससे ज़्यादा एक्सप्रेशन अगर रहता तो ये आपको कहलाता क्या? फिर कहलाता ये पॉलिनोमियल, जैसे कि ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल्स कहलाए। बहरहाल स्टूडेंट, तो ये सारे इसमें पॉइंट्स आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको एक एक चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट बात करें, ये सारे जो आपको जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स सबको अगर आप एक वर्ड में अगर डिफाइन अगर करना चाहें तो कैसे कीजिएगा जल्दी बताइए? इसको आप लिख लें अगर नहीं लिखे हैं तो, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप खींच के रख लें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ओके, तो आपको अब एक हम क्वेश्चन देते हैं स्टूडेंट्स, जो कि आप आसानी से अपना उसको कर पाएँ, ताकि पता तो चले कि जितना भी आपको दिया गया है वो कितनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई। एक क्वेश्चन है जैसा कि स्क्रीन पे आपको मैं दे रहा हूँ, आप फटाक से इसको देखो, समझो और फटाक से हमें बताओ।
क्वेश्चन, इन दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन डिनोट मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एज वेल एज हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। ये टर्म्स आपके कौन कौन से होंगे? सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन हमें देना होगा, उसमें आपको बताना है कि मोनोनोमियल्स और बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स कितने हैं, और साथ ही साथ एज वेल एज हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, और इसमें कितने टर्म्स हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन लेना होगा। मान रखते हैं कि जो हमारा एक्सप्रेशन है वो 2x³ प्लस xy² प्लस 4xy² हाँ चलो 4xy² माइनस y³ माइनस 7। इस तरह से अगर आपका, आप दूसरा भी कोई ले सकते हैं, ये आपको दिया गया। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है, और एक्सप्रेशंस कितने, टर्म्स कितने हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। फिर उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ मोनोनिमियल्स पहले ले लेते हैं, चलो हाँ ठीक है। मोनोमियल, तो इसमें जैसे कि 2x³ ये आपका मोनोमियल्स हो जाएगा। इसी तरह xy भी आप ले सकते हैं, कोई भी एक ले सकते हैं। बाइनोमियल्स की बात करें तो 2x³ प्लस xy² या कोई भी इसमें से दो ले सकते हैं। ट्राइनोमियल्स तो 2x³ प्लस xy² और एक और हम ले लेंगे तो ट्राई हो जाएगा, प्लस 4xy²। ठीक है, इस तरह से आप यहां ले सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो सब के बीच में का आप प्लस को मिटा भी सकते हैं, बीच बीच में आप कॉमा भी दे सकते हैं। ओके, क्योंकि आपको एक्सप्रेशन तो पूछ नहीं है किसमें से एक्सप्रेशन, लेकिन आपको इस तरह से भी अगर आप चाहें तो इजीली आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान रखिए, एज वेल एज हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने इसमें टर्म्स हैं। तो देख लेते हैं। एक टर्म्स तो आपका ये हो गया, दूसरा ये, 3, 4 और 5। इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कहाँ गए हो, इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इजली। द गिवन एक्सप्रेशन, द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 टर्म, ऐसा ही है ना, 5 टर्म्स है दिया गया एक्सप्रेशंस में। तो ये आपका एक ओवरव्यू सॉल्यूशन था जो कि आपने अभी पढ़ा। ओके स्टूडेंट, तो अगर आप इस चीज़ को, अगर आप चाहो कि इसको डिफाइन करना वर्ड्स में, देखो आपको यहाँ पे पता बेसिकली क्या चला, आपको पता चला टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन ऑफ टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आप इसको ऐसे भी बता सकते हो, या फिर इसे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। अगर डिफाइन करने के लिए आपको कहा जाए अकॉर्डिंग टू वर्ड, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, द सेवरल पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशंस आर कॉल्ड द टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशंस, या फिर एक्सप्रेशंस भी, हाँ ठीक है एक्सप्रेशन। फिर से इसको ध्यान रखो, यहाँ पे मैं दे देता हूँ, इसको आप गौर से देख लो, समझ में आ जाएगा। द सेवरल पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशंस आर कॉल्ड द टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशंस। ओके स्टूडेंट, तो आपको टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी समझ में आ गया। अब स्टूडेंट्स एक बार हम सम अप कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़ाई गई इन चीजों में। ओके
ओके स्टूडेंट, तो अब हम सम अप कर लेते हैं जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया। मैंने आपको बताया वी हैव डिस्कस, तो मैंने आपको बताया कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट में आपने पढ़ा जैसे कि मान लो 0, 1, -5, पाई एक्सेट्रा। उसी तरह से वेरिएबल्स के बारे में आपने पढ़ा, जैसे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, जैसे कि आप ये कोई दूसरा भी एग्जांपल आप ले सकते हो। तो इन सारे का जो एक साथ अगर हम बात करें तो इनके थ्रू जो हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स को। ओके स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि ये सारा बेसिक चीज हम यहां पे फंडामेंटल कंसेप्ट हमने स्टडी कर लिया। अब इसी के हेल्प से पॉलिनोमियल्स को हम लोग जानेंगे। ओके स्टूडेंट, लेकिन ये आपका पार्ट 2 में आएगा, काफी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आप ये सारी चीजें अगर जान गए तो पॉलिनोमियल्स में आपको खास चीज बचा नहीं। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, तो इस चीज पॉलिनोमियल्स को हम और अच्छी तरह से डिफाइन करने के लिए नेक्स्ट पार्ट का सहारा लेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। ओके स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके स्टूडेंट, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस भी अगर लाऊं ना तो आपको फटाक से मिल जाए, तो बेल आइकन पर भी आप प्रेस कर देना। ओके स्टूडेंट, बाय।